Hello students, welcome to tuition time. I am Rajesh Verma and we are studying physics of 12th class. इन दिनों हम कर रहे हैं चैप्टर रे ऑप्टिक्स और आज हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। पहले हम देखेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है और फिर उसके बाद हम जानेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। अपने कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, वो है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप सिंपली एक कन्वेक्स लेंस होता है। तो एक कन्वेक्स लेंस को हम किस तरीके से माइक्रोस्कोप की तरह यूज कर सकते हैं, ये हम इस डायग्राम से समझेंगे। कन्वेक्स लेंस से इमेजेस बनाने के डिफरेंट डायग्राम्स हम ऑलरेडी स्टडी इसी चैप्टर में कर चुके हैं। यह भी हम जानते हैं कि अगर कन्वेक्स लेंस में फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो उसी साइड पर उसकी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। इसी डायग्राम को हम दोबारा आज बनाएंगे। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर C, दिस इज फोकस ऑफ दिस लेंस। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा जाएगा यहां पर। यहां से एक लाइट की रे सीधी पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के और ये रिफ्रैक्ट होने के बाद दूसरी तरफ फोकस में से निकलेगी। दिस इज फोकस ऑन अदर साइड। ये रे रिफ्रैक्ट होकर इस फोकस में से बाहर निकलेगी, आगे जाएगी। सेकेंड रे passes through optical center and without deviation goes straight। इन दोनों रेस के बीच में गैप बढ़ता जा रहा है, इसलिए किसी भी हालत में रियलिटी में नहीं मिलेंगी। हाँ, बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाने पर ये हमें मिलती हुई जरूर महसूस होंगी। दे सीम टू बी मीटिंग एट ए पॉइंट और यहां पर इमेज बनेगी। घर पर जब आप इस डायग्राम को बनाएंगे तो टू द स्केल बनाइए। फोकस ऑप्टिकल सेंटर के काफी पास रखिए और ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के एग्जैक्टली इक्वल हो। तो जैसा कि मेरे को इन रेस को थोड़ा डिविएट कर कर यहां मिलाना पड़ा, ऐसा आपको नहीं करना पड़ेगा, आपका रियल में ठीक डायग्राम बन जाएगा। दिस इज द इमेज। इफ द ऑब्जेक्ट इज ए बी देन वी कॉल इट्स इमेज एज ए डैश बी डैश। इमेज रियल नहीं है, वर्चुअल है, इरेक्ट है और ऑब्जेक्ट से कुछ बड़ी है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये इमेज और ऑब्जेक्ट का रेशो क्या है, दैट इज इमेज कितना टाइम्स बड़ी बनी है। इसके लिए हम कैलकुलेट करना चाहते हैं इसकी मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन होती है आई पर इमेज जो एंगल बनाती है और आई पर ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाता है, उन दोनों के रेशो को एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्निफिकेशन पावर कहते हैं। मैग्निफिकेशन पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस of an instrument is the ratio of angle formed by the image on the eye and angle formed by the object on the eye। अब अगर हम अपनी आई को यहां पर मान लें तो इस डायग्राम में तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि ये ऑब्जेक्ट इतना एंगल बना रहा है, ये वाला, और ये इमेज भी इतना ही एंगल बना रही है, तो इन दोनों का रेशो तो 1 आ जाएगा। इट मींस एंगुलर मैग्निफिकेशन या यहां मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन में एक छोटी सी बात रह गई है। वो बात यह है कि जब हम उन एंगल्स को मेजर करें, इमेज और ऑब्जेक्ट के एंगल्स को जो आई पर बन रहे हैं, तो दोनों को आई से सेम डिस्टेंस पर होना चाहिए। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन होगी, एंगुलर मैग्निफिकेशन इज द रेशो ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज ऑन द आई टू द एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट ऑन द आई when they are at same distance from the eye। जबकि यहां पर ये दोनों आई से सेम डिस्टेंस पर नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम इस इमेज को यहां पर कंसीडर कर लें या इस ऑब्जेक्ट को यहां पर कंसीडर कर लें। दोनों में से कोई भी रास्ता अडॉप्ट किया जा सकता है। मैं ये मान लेता हूं कि हमारा ये ऑब्जेक्ट अगर यहां पर प्लेस किया गया होता, लेट इट बी Q, तब ये ऑब्जेक्ट हमारी आई पर कितना एंगल बनाता, तब ये आई पर एंगल बनाता इतना। सो दिस इज एंगल अल्फा फॉर्म्ड ऑन द आई बाय द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज एंगल बीटा फॉर्म्ड ऑन द आई बाय द इमेज। एंड बाय डेफिनेशन एंगुलर मैग्निफिकेशन और मैग्निफिकेशन पावर इज एंगल फॉर्म्ड ऑन आई बाय द इमेज। इमेज एंगल बना रही है बीटा डिवाइडेड बाय
angle formed on I by the object which is alpha and the condition that they both are at same distance from the eye is also fulfilled. Now these angles are very small, so they can be replaced by their tangents. So we can write as tan beta upon tan alpha. इनकी वैल्यूज पुट करते हैं. tan बीटा की वैल्यू दिस परपेंडिकुलर अपॉन दिस बेस भी हो सकती है और दिस परपेंडिकुलर अपॉन दिस बेस भी हो सकती है. हम इस वैल्यू को यूज करते हैं. दिस परपेंडिकुलर इज AB अपॉन दिस बेस इज CB. tan अल्फा की वैल्यू दिस परपेंडिकुलर QB डैश अपॉन दिस बेस CB डैश. नाउ वही वैल्यू लिख रहा हूं मैं, AB अपॉन CB. QB डैश इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय CB डैश. AB से AB कैंसिल हो गया, तो मैग्नीफाइंग पावर हमारे पास आ गई CB डैश बाय CB. द रिजल्ट इज CB डैश बाय CB. नाउ व्हाट इज CB डैश, व्हाट इज CB? CB यहां से लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है और इसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं. CB डैश इमेज का डिस्टेंस है और इसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं. इमेज हम कोशिश करते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बने. इमेज शुड बी फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर होता है. इसलिए ये V किसके इक्वल है, यहां पर D के इक्वल है. हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं. CB डैश इज D एंड CB इज U. क्योंकि यहां इस लेंस के साथ हमारी आई है इसलिए इसे आई पीस कहेंगे और हम इसको UE भी लिख सकते हैं. अब हमें समहाउ D by UE की वैल्यू को फाइंड करना है. नाउ वी नो दैट -1/U प्लस 1/V इज इक्वल टू 1/F. यहां वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं. -1/U. U यहां पर इस कॉन्वेक्स लेंस का कॉन्वेक्स लेंस के लिए यहां पर हम U को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, UE से. और इंसिडेंट रेज इधर को जा रही हैं और ये UE इधर को मेजर किया जा रहा है, इसलिए हम इसकी जगह लिखेंगे -UE प्लस 1/V. V कहां पर बन रहा है, V क्या है यहां पर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन D, और ये भी इस तरफ को है इसलिए इसकी वैल्यू भी पुट करेंगे -D इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ ऑफ दिस आई पीस. 1/UE माइनस 1/D इज इक्वल टू 1/FE. हम D by UE को फाइंड करना चाहते हैं तो इक्वेशन को दोनों तरफ D से मल्टीप्लाई कर दें. ऑन मल्टीप्लाइंग विद D by UE माइनस 1 इज इक्वल टू D by FE. यहां से D by UE की वैल्यू आ गई. D by UE इज इक्वल टू 1 को उधर ले जाएं तो 1 प्लस D by FE. हेंस मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ दिस सिंपल माइक्रोस्कोप इज 1 प्लस D by FE. D तो एक कांस्टेंट होता है. नॉर्मल आई के लिए मैंने आपको बताया 25 सेंटीमीटर. इट मींस इसकी मैग्नीफाइंग पावर सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड कर रही है, इस आई पीस के फोकल लेंथ पर. जितनी फोकल लेंथ इसकी कम होगी उतना ही मैग्नीफाइंग पावर भी ज्यादा होगी, इमेज हमें उतनी ही बड़ी नजर आएगी. हेंस फॉर लार्ज मैग्नीफाइंग पावर FE शुड बी स्मॉल. कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ छोटी होनी चाहिए. जैसे जैसे हम कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को कम करते चले जाएंगे इसकी गोलाई बढ़ती चली जाएगी, और जैसे जैसे इसका कर्वेचर बढ़ेगा उसके साथ साथ इसमें लेंस के डिफेक्ट्स, स्फेरिकल एबिरेशन और क्रोमेटिक एबिरेशन भी बढ़ते जाएंगे. इट मींस एक लिमिट से ज्यादा FE को हम कम नहीं कर सकते. एज वी कैन नॉट रिड्यूस FE बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, हेंस we cannot increase the magnifying power of a simple microscope beyond a certain limit. तो एक लिमिट से ज्यादा 5, 7, 10 टाइम्स से ज्यादा इसकी हेल्प से, सिंपल माइक्रोस्कोप की हेल्प से मैग्नीफाइंग पावर ऑब्टेन नहीं की जा सकती. हायर मैग्नीफाइंग पावर्स को ऑब्टेन करने के लिए हम दो लेंसेज को यूज करते हैं और जो इंस्ट्रूमेंट बनता है उसे हम कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप. तो आइए अब पढ़ते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में. कंपाउंड माइक्रोस्कोप.
कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो कॉन्वेक्स लेंसेज को यूज किया जाता है। एक लेंस, आगे वाला लेंस जिसके पास ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा उसे ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, और दूसरे लेंस को जिसके पास आई रहेगी उसे आई पीस कहेंगे। दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस एंड दिस इज, यहां पर हम जो दूसरा लेंस लगाएंगे वो आई पीस होगा। ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव। फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव इधर, सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने अपने ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा था। अब की बार इसको फोकस से थोड़ा सा आगे रखेंगे। A ray of light goes parallel to the principal axis and after refraction from the lens it passes through the focus on the other side. Second ray of light passes through optical center, goes undeviated, both the rays meet at a point and we find that a real image is formed. अब आइए इस पोर्शन पर, ये इमेज बन गई। लेट अस कॉल दिस इमेज एज ए डैश बी डैश, ऑब्जेक्ट को ए बी कहेंगे। अब इस इमेज के बाद आगे हमारे पास आई पीस है। आई पीस को हम इस तरीके से आगे पीछे कर कर एडजस्ट करेंगे कि ये इमेज उस आई पीस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाए। मान लीजिए यहां पर हमारा लेंस है और उसका फोकस यहां बन रहा है। हम लेंस को इस तरीके से धीरे धीरे आगे करेंगे कि अल्टीमेटली ये इमेज उस लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाए। दिस इज द लेंस, दिस इज CE ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आईपीस। इसका फोकस इस तरह से इस लेंस को आगे लाया गया है कि इसका फोकस इस इमेज को क्रॉस कर जाता है, फोकस ऑफ आईपीस। दूसरी साइड पर यह है फोकस ऑफ आईपीस। एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी और उधर फोकस में से पास होगी। सेकंड रे ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगी और अनडिविएटेड सीधी चली जाएगी। इन दोनों रेस के बीच में गैप बढ़ता जाएगा, दे विल नेवर मीट, बट on increasing in backward direction they seem to be meeting at a point where finally image is formed. This is the final image, A double dash B double dash. This is the image formed by the objective lens, A dash B dash, and this is object AB. अब हम अपनी आई को आई पीस के साथ मानकर चलते हैं, तो आई पर ये इमेज जो एंगल बना रही है, दिस एंगल इज टेकन एज बीटा, और ऑब्जेक्ट जितने साइज को हम इस इमेज वाले डिस्टेंस पर ही यहां मान लेते हैं, लेट इट बी क्यू। ये जो एंगल आई पर बनेगा, दिस एंगल इज अल्फा। नाउ मैग्नीफाइंग पावर m is angle formed on the eye by the image beta divided by angle formed on eye by the object alpha. As the angles are very small, this beta can be replaced by tan beta and alpha can be replaced by tan alpha. अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। m is, what is tan beta? यहां देखें हम इस डायग्राम में, tan beta is this perpendicular a double dash b double dash divided by this base CE B डबल डैश। इसकी वैल्यू पुट करें हम, A डबल डैश B डबल डैश डिवाइडेड बाय CE B डबल डैश। tan अल्फा की वैल्यू, ये है एंगल अल्फा, tan अल्फा की वैल्यू होगी दिस परपेंडिकुलर अपॉन दिस बेस क्यू बी डबल डैश अपॉन CE B डबल डैश, क्यू बी डबल डैश अपॉन CE B डबल डैश। पर ये क्यू बी डबल डैश तो ए बी के इक्वल है, इसे क्यू बी डबल डैश की जगह ए बी पुट करेंगे। ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाय सी ई बी डबल डैश डिवाइडेड बाय क्यू बी डबल डैश इज ए बी डिवाइडेड बाय सी ई बी डबल डैश। ये तो कैंसिल हो गया। फिलहाल हमारा रिजल्ट आया मैग्नीफाइंग पावर इज
ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाय ए बी। हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। द मैग्नीफाइंग पावर m इज ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाय ए बी। हम इसको a डैश बी डैश से मल्टीप्लाई और a डैश बी डैश से डिवाइड कर देते हैं। नाउ दिस मैग्नीफाइंग पावर इज व्हाट? a डैश बी डैश अपॉन ए बी। देखें क्या है, a डैश बी डैश अपॉन ए बी। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए a डैश बी डैश इमेज है और ए बी ऑब्जेक्ट है, तो इमेज के साइज और ऑब्जेक्ट के साइज का रेशो है, इसलिए ये मैग्नीफाइंग पावर, ये लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव होगी। हम इसे लिखते हैं MO। दिस इज MO, मैग्नीफाइंग पावर प्रोड्यूस्ड बाय या लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। दूसरी वैल्यू a डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाय a डैश बी डैश क्या है? इस डायग्राम में देखें, a डबल डैश बी डबल डैश इस आई पीस से बनी हुई इमेज है और a डैश बी डैश इस आई पीस के लिए रियल ऑब्जेक्ट है। इमेज और ऑब्जेक्ट इन दोनों के साइज का रेशो लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आई पीस होगी। दिस इज मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आई पीस। नाउ इनकी वैल्यूज हमें पुट करनी है। पहले तो हम डायग्राम के इस पार्ट को यदि स्टडी करें तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से है। ये कॉन्वेक्स लेंस, इस कॉन्वेक्स लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ये ऑब्जेक्ट है और फाइनली इस ऑब्जेक्ट की इमेज इसी साइड पर बन रही है, वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज। इरेक्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट भी इधर है और इमेज भी इधर है। यही केस तो अभी हमने थोड़ी देर पहले सिंपल माइक्रोस्कोप में स्टडी किया था और यहां पर मैग्नीफाइंग पावर हमने कैलकुलेट की थी 1 + d/fe। तो हम यहां सीधा लिख सकते हैं 1 + d/fe। रह गई बात MO की। MO इसके इक्वल है a डैश बी डैश बाय ए बी। अब यहां पर हम दो ट्रायंगल देखते हैं। एक ऐसी ट्रायंगल हमें चाहिए, ट्रायंगल जिनमें a डैश बी डैश और ए बी हो, a डैश बी डैश और इधर से ए बी। एक ये वाली ट्रायंगल और एक ये वाली ट्रायंगल। कंसीडर ट्रायंगल्स ABCO इन ट्रायंगल ABCO एंड ट्रायंगल A डैश बी डैश CO, A डैश बी डैश CO। दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर। क्यों सिमिलर हैं? क्योंकि इनमें ये दो एंगल्स सेम है 90 डिग्री और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। पर हमें पेपर में बातें ज्योमेट्री की नहीं लिखनी है, सिंपली लिख देना है इन दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ट्रायंगल दिस इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल। इन सिमिलर ट्रायंगल्स sides are in same ratio, hence perpendicular of this triangle divided by perpendicular of this triangle is equal to base of this triangle divided by base of this triangle. What is perpendicular of this triangle? AB, and perpendicular of this triangle is A dash B dash is equal to base of this triangle is COB divided by base of this triangle is COB dash, COB dash। उल्टा करने पर A डैश B डैश अपॉन AB हमारे पास आ गया COB डैश बाय COB। अब व्हाट इज दिस COB डैश? COB डैश ये डिस्टेंस है और जितना हम अभी तक लिख चुके हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हमें मैग्नीफाइंग पावर को बड़ा रखना है तो इस FE की वैल्यू बहुत छोटी होनी चाहिए। अगर ये FE बहुत ही छोटा है तो ये डिस्टेंस और भी कम हो जाएगा। इसे हम निगलेक्ट कर दें तो एक तरह से ये जो COB डैश ये जो डिस्टेंस है ये इस ट्यूब की लेंथ के नियरली इक्वल हो जाएगा। तो COB डैश इज नियरली इक्वल टू लेंथ ऑफ दिस ट्यूब। दूसरी बात, व्हाट इज COB? व्हाट इज COB? ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। किसके लिए? ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस। और ये ऑब्जेक्ट हमने इसके फोकस से थोड़ा सा आगे रखा है, इसलिए ये डिस्टेंस नियरली इस फोकल लेंथ FO के इक्वल हो जाएगा। दिस इज नियरली इक्वल टू FO। इस वैल्यू को हम वहां सब्स्टिट्यूट करें तो मिल जाएगा L/FO। सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कंपाउंड लेंस। और फॉर more both
FO and FE should be small. For more M, FO and FE both should be very small. एक बात का आप ध्यान रखें, अगर ये डेरिवेशन ज्यादा मार्क्स की आती है, ज्यादा मार्क्स मींस मान लीजिए कभी किसी एग्जाम में आपको इसके लिए 4 मार्क्स हैं, या आप टाइम वाइज देखिए इसके लिए आपके पास 5, 7, 10 मिनट्स हैं समहाउ, तब उस केस में आपको इस डेरिवेशन को जिसको हमने यहां डायरेक्टली पुट कर दिया इसे भी साथ में कर दिखाना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं टेलीस्कोप्स। माइक्रोस्कोप पास के ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई कर देखने के काम आता था, और टेलीस्कोप दूर के ऑब्जेक्ट्स को, फॉर एग्जांपल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को, स्पेस में ऑब्जेक्ट्स को देखने के काम आता है। पहले हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। टेलीस्कोप्स दो तरह के होते हैं, वो टेलीस्कोप जिसमें ऑब्जेक्टिव के प्लेस पर लेंस को यूज किया जाता है, उसमें रिफ्रैक्शन होती है, उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, उसे रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप कहा जाता है। और वो टेलीस्कोप जिसमें ऑब्जेक्टिव के प्लेस पर, ऑब्जेक्टिव मींस जहां पर ऑब्जेक्ट से आकर डायरेक्ट रेज गिरती हैं, उस जगह पर एक मिरर को यूज किया जाता है, उसे हम रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप कहते हैं। तो पहले हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसे न्यूटोनियन टेलीस्कोप भी कहा जाता है। इसका स्ट्रक्चर काफी सिंपल है। एक लंबी ट्यूब में एक एंड पर एक मिरर लगा हुआ होता है, ये कनकेव मिरर है। दूर ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट क्योंकि इंफिनिटी पर है इसलिए रेज एक दूसरे के पैरेलल आएंगी, और ये रेज इस कनकेव मिरर के फोकस पर मिलना चाहेंगी। पर यहां फोकस के पास एक प्लेन मिरर रख दिया जाएगा। ये रेज इस प्लेन मिरर से स्ट्राइक करने के बाद ऐसे मुड़ जाएंगी, और यहां पर हम एक आई पीस लगा देंगे। यहां एक नहीं दो लेंसेज लगाए गए हैं। वो इसलिए लगाए गए हैं, हम पहले इस चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं कि क्रोमेटिक एब्यूरेशन को भी हमें दूर करना होता है, और भी कई एरर्स को दूर करने के लिए हमने आई पीस का एक स्पेशल डिजाइन किया है। इसके बारे में हमें ज्यादा नहीं पढ़ना। सो इट सिंपली कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज रिफ्लेक्टिंग मिरर विच इज ऑफ कनकेव टाइप। नाउ रेज कम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इस ट्यूब को इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि रेज इसके प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हो जाती हैं। नाउ द रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कनकेव मिरर मीट एट फोकस। At the focus or near the focus there is a plane mirror. After reflection from this plane mirror, the rays go into an eyepiece from where they are studied. Now, इसकी मैग्नीफाइंग पावर हमें डिराइव नहीं करनी है, हमें सिंपली ध्यान रखना है FO by FE होती है, where FO stands for focal length of this objective, this concave mirror. जितनी इसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी उतना ही इसका मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होगी। और मिरर के केस में ज्यादा बड़ी फोकल लेंथ वाला मिरर बनाना काफी आसान होता है, इसलिए आमतौर पर रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स को आजकल यूज किया जाता है। आज की क्लास में हमने पढ़ा सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसकी मैग्नीफाइंग पावर कितनी होती है, उसकी लिमिटेशन क्या है और क्यों हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। फिर हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम बनाया और उसकी मैग्नीफाइंग पावर को हमने डिराइव किया, और लास्ट में हमने देखा कि रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप कैसा होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स कैसे कैसे होते हैं और उनकी मैग्नीफाइंग पावर को हम डिराइव करेंगे। ये जो दो डायग्राम्स हमने आज बनाए थे, ये डायग्राम्स और इनसे रिलेटेड डेरिवेशंस काफी कॉम्प्लिकेटेड मानी जाती हैं, तो आप इनको अपने हाथ से कई बार प्रैक्टिस कीजिए जब तक कि आपको अच्छी तरह से ये रट ना जाए। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।